नमस्ते। कभी कभी बड़े बड़े नंबरों का औसत निकालना मतलब मीन निकालना थोड़ा सरदर्द जैसा लगता है ना। लेकिन सोचिए, अगर इसका कोई शॉर्टकट हो तो। आज हम बात करेंगे पद विचलन विधि की। एक ऐसा कमाल का तरीका जो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी एकदम आसान बना देता है। और सवाल बिल्कुल यही है। जब हमारे सामने बड़े बड़े और अजीब से नंबर होते हैं तो काम न सिर्फ उबाऊ हो जाता है बल्कि गलतियां होने का चांस भी बढ़ जाता है। तो क्या कोई बेहतर, कोई आसान रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए सबसे पहले इस डेटा सेट को देखते हैं। ये एक फैक्ट्री के मजदूरों की साप्ताहिक कमाई का डेटा है। अब यहाँ आय भी अलग अलग है और काम करने वाले मजदूरों की संख्या भी। हमारा काम है इन सबका औसत निकालना। लेकिन सीधे गुणा करने बैठेंगे तो काफी लंबा और मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल है पद विचलन विधि, या जिसे स्टेप डिविएशन मेथड भी कहते हैं। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो इन बड़े नंबरों को छोटे छोटे आसानी से संभाले जा सकने वाले टुकड़ों में तोड़ देता है। चलिए एक एक कदम करके इसे समझते हैं। इस मेथड का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक कल्पित माध्य, यानी अज्यूम्ड मीन चुनना। हम डेटा के बीच में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं। यहां हमने 170 को चुना है। क्यों? क्योंकि ये डेटा के लगभग बीच में है। ये हमारा एक तरह से रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। अब आता है मजेदार हिस्सा। हम क्या कर रहे हैं? हम हर एक आय यानी x की तुलना अपने कल्पित माध्य 170 से कर रहे हैं। सीधी सी बात है, x में से a को घटाना है। देखिए, 100 में से 170 गया तो बचा -70, 140 में से 170 गया तो -30 और ऐसे ही आगे। अब देखिए, नंबर्स थोड़े छोटे और मैनेजेबल लगने लगे हैं, है ना? लेकिन रुकिए, हम इसे और भी आसान बना सकते हैं। अगर हम अपने नए कॉलम डिविएशन वाले कॉलम को देखें, -70, -30, 30, 80, तो इन सब में एक बात कॉमन है। ये सारे नंबर्स 10 से भाग हो सकते हैं। तो ये जो 10 है, यही है हमारा कॉमन फैक्टर या C। ये समझिए कि एक जादुई चाबी है जो नंबरों को और भी छोटा कर देगी। और ये रहा जादू। हमने पिछले स्टेप के हर डेविएशन यानी D को हमारे कॉमन फैक्टर 10 से डिवाइड कर दिया। तो -70 बन गया -7, -30 बन गया -3 और ऐसे ही बाकी भी। अब जरा देखिए हम कितने छोटे और सिंपल नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं। अब बस आखिरी कैलकुलेशन। हम इन नए छोटे वाले पद विचलनों को D' को मजदूरों की संख्या F से गुणा करेंगे। जैसे -7 को 5 से गुणा किया तो मिला -35, -3 को 2 से किया तो -6। अब हमें बस दो चीजों का टोटल चाहिए। एक तो कुल मजदूरों की संख्या जो है सिग्मा F = 20, और दूसरा FD' का टोटल जो है सिग्मा FD' = -5। तो अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का समय आ गया है हमारे फॉर्मूला में। हम शुरुआत करेंगे अपने कल्पित माध्य से जो था 170। फिर हम उसमें जोड़ेंगे सिग्मा F' और सिग्मा F का अनुपात यानी -5/20, जिसे हमारे कॉमन फैक्टर 10 से गुणा किया गया है। और पूरी कैलकुलेशंस के बाद ये रहा हमारा जवाब, 167.50 रुपए। ये है उन मजदूरों की औसत साप्ताहिक आय। देखा कैसे हमने इतने बड़े नंबरों से जुड़े सवाल को आसान स्टेप्स में तोड़कर हल कर लिया। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक तरीका समझ आ गया है, चलिए कदम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये मेथड एक अलग तरह के डेटा के साथ कैसे काम करता है, यानी सतत डेटा जहां नंबर्स एक रेंज में दिए होते हैं। तो ये रही हमारी अगली चुनौती। इस डेटा में किसानों के पास कितनी जमीन है ये बताया गया है, पर यहाँ कोई एक नंबर नहीं है बल्कि रेंज है, जैसे 0 से 10 हेक्टेयर, 10 से 20 हेक्टेयर वगैरह। तो अब सवाल ये है कि हम कैलकुलेशन के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल करें। इसका जवाब है मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। हमें बस हर रेंज का औसत निकालना है। जैसे 0 से 10 की रेंज के लिए मध्य बिंदु होगा 0 + 10/2 यानी 5। ये मध्य बिंदु अब उस पूरी रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस स्लाइड में हमने हर क्लास इंटरवल के लिए मध्य बिंदु निकाल लिया है। 0-10 के लिए 5, 10-20 के लिए 15 और इसी तरह आगे भी। अब देखिए हमारे पास फिर से सिंगल नंबर्स आ गए हैं जिनके साथ हम काम कर सकते हैं, बिल्कुल पहले वाले उदाहरण की तरह। और अब प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा ही है। हमने एक कल्पित माध्य चुना जो इस बार है a = 35 और एक कॉमन फैक्टर लिया c = 10। फिर हमने डेविएशन निकाला, उसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया और आखिर में उसे फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दिया।
अंत में हमारे पास दो टोटल हैं, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 220 और सिग्मा एफ डी डैश इज इक्वल टू -216। एक बार फिर से हम इन सभी वैल्यूज को अपने भरोसेमंद फॉर्मूला में रखेंगे। शुरुआत कल्पित माध्य 35 से, और फिर उसमें हम अनुपात यानी -216 बटा 220 को कॉमन फैक्टर यानी 10 से गुणा करके जोड़ देंगे। और ये रहा हमारा नतीजा, 25.2 हेक्टेयर। ये उस गांव के किसानों की औसत जमीन का आकार है। तो हमने एक और मुश्किल दिखने वाली समस्या को इस मेथड से आसानी से सुलझा लिया। अच्छा, अब तक हमने ये तो सीख लिया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, पर अब जरा ये समझते हैं कि ये क्यों इतनी मायने रखती हैं। आइए अरिथमेटिक मीन यानी अंकगणितीय माध्य की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। देखिए, मीन की 3 बुनियादी खासियतें हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। पहली, किसी भी डेटा का जो असली मीन होता है ना, अगर हम हर वैल्यू का उस मीन से डेविएशन निकालकर सबको जोड़ दें तो जवाब हमेशा 0 आएगा। हमेशा। ये ऐसा है जैसे मीन एक तराजू का सेंटर पॉइंट हो जो सारे वजन को एकदम बराबर बैलेंस करता है। दूसरी बात, अगर हम मीन को टोटल आइटम्स की संख्या से गुणा कर दें तो हमें उन सभी आइटम्स का टोटल मिल जाता है। ये हिसाब किताब के लिए बहुत काम का शॉर्टकट है। और तीसरी, सबसे गहरी बात, मीन किसी भी डेटा सेट का असली सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसका मतलब है कि अगर हम हर वैल्यू और मीन के बीच के अंतर का स्क्वायर निकालकर सबको जोड़ें तो वो जोड़ी हुई वैल्यू सबसे कम होगी। इन्हीं गुणों की वजह से मीन एक बहुत ही भरोसेमंद स्टैटिस्टिकल टूल है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक स्मार्ट तरीका, एक सही अप्रोच मुश्किल लगने वाली कैलकुलेशन को कितना आसान बना सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि जिंदगी के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो काम हो या पढ़ाई, ऐसी कौन कौन सी बड़ी समस्याएं हैं जिन्हें हम सही नजरिया अपनाकर छोटे आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।